बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। बिल आखिर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आ ही गया और जैसी तवक्को की जा रही थी उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा कि 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए हैं और साबित हुआ है कि PTI ने ममनुआ फंड्स लिए हैं। कुछ कंपनीज के नाम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दिए गए और 8 साल तवील समातें हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा था। ये कहा था कि फैसला अभी ना सुनाया जाए, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के सवाल ये पैदा होता है कि जो पार्टी अकाउंट्स हैं उससे मुतालिक दिया गया बयान हल्फी झूठा है। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने जो जमा कराया था फॉर्म 1 वो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। तो प्रोग्राम में हमारा पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका लगा इस फैसले आने के बाद में, और प्रोग्राम में आगे चलकर इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि हुकूमत अब कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रही है और इन कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल कब करेगी उस पर गौर तो हो रहा है। तो हुकूमत की मजबूरी बन गई है कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना क्या इस फैसला आने के बाद में। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी तो इमरान खान साहब ने बयान हल्फी जमा कराया है झूठा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, या जो फॉर्म 1 जो जमा कराया वो भी गलत बयानी पर मबनी है। इस बेस पर क्या इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? इन तमाम तर मामलात पे प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब और सीनियर तज्जियाकार अब्बर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया, बड़ा केस था, बड़ा फैसला दिया, क्या वाकई PTI को बड़ा धचका भी लगा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि 8 साल से ये केस इलेक्शन कमीशन के पास था और 4 साल से स्क्रूटनी में था और फैसला बेशक 21 जून को महफूज हुआ, लेकिन अभी तक 8 साल में या फिर 4 साल के बाद जब ये स्क्रूटनी में गया और फिर फैसला अनाउंस नहीं किया गया। क्या वजह थी? क्यों अनाउंस नहीं हुआ? अभी क्यों हुआ? इस वक्त क्यों हुआ? उसकी 2-3 वजूहात ख़ास तौर पर नज़र आती हैं। पहला हमला जो किया गया वो ज़ाती हमला, जिसके अंदर उनके ख़ानदानी ख़वातीन का ज़िक्र हुआ, फ़राह गोगी साहिबा का ज़िक्र हुआ, बेइंतहा मीडिया पे उसका चर्चा हुआ, तोशाखाना का बड़ा चक्कर हुआ। लेकिन उसके बावजूद ये आदमी रुका नहीं। ये 20 में से 17 सीटें ले गया पंजाब के अंदर, जो कि गढ़ है PMLN का। फिर उसके बाद आपने एक शोर सुना PMLN के लोगों की तरफ से, उनके लीडरान की तरफ से, कि अगर न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल ही रहें, हमें वो कुछ करने दिया जाए जो कि हम चाहते हैं कि हम करना चाहते हैं। यानी हमें हमें शक है कि न्यूट्रल हैं या नहीं है, पॉलिसी साज अदारे हमें काम नहीं करने दे रहे। ये आपने बेशुमार मरतबा ये चीज़ें सुनी। तो न्यूक्लियर ऑप्शन उनके पास एक ही था। वो न्यूक्लियर ऑप्शन क्या था जो आपने रात को सुना? तो इसका मतलब है कि इसके बाद अगर इमरान खान इस न्यूक्लियर ऑप्शन के बाद, न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल के बाद भी अगर खड़ा रहता है, भी अगर इसमें से निकल आता है और कायम रहता है अपनी पार्टी और अपनी सियासत के साथ, तो फिर ये याद रखिए कि फिर ये बाकी सब की फनाह है। इसकी फनाह होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, ज़ाहिर है बच जाएगा अगर बच गया तो। लेकिन ये है वो बुनियादी बात जिसके ऊपर के आखिरी हमला जिसे कहते हैं, जो कि PMLN ने किया है इसके ऊपर। अब उसके ऊपर बेशुमार तौजीहात हैं। कहा जा रहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग की सज़ा अलहदा, ममनुआ फंडिंग की सज़ा अलहदा। और बड़े वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने ये किसने कहा इलेक्शन कमीशन को कि ये फ़ैसला आना चाहिए? ये कब फ़ैसला हुआ? 17 से 20 में से 17 सीटें जब वो ले गए या 15 ले गए और पीछे 17 4 उनके पास हिस्से में आई। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो नहीं छोड़ना, अब तो ये जो एक आखिरी हरबा है इसको इस्तेमाल करना है। ये वही हरबा है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुआ, अल्ताफ़ हुसैन के साथ भी हुआ, और उसके बावजूद ये पार्टियां अपने तौर पे आज भी कायम है, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ, और ये पार्टियां आज भी अपने तौर पे सियासत में इनकी कायम है उसी तरीके से। दूसरी बात, इसके बाद जब आप इसको इस उलझा देते हैं इस मामले में, तो एक स्पेस खुल जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बड़ी ब्रीफली, बहुत बहुत छोटे से अरसे के लिए, साल के लिए, कि जो हुकूमत अपना काम करना चाहती है वो बगैर उस प्रेशर के जो कि इमरान खान इन पे लेके आए, क्योंकि अब वो उलझ जाएगा मुकदमात के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर। आपने अगले सवाल आपके इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो उससे आपको टाइम मिल जाएगा, इन लोगों को टाइम मिल जाएगा। ये दूसरा उसका तीसरा हिस्सा उसका ये है कि अगर ये अदालतें उसको 62(1)(f) के नीचे उसी तरीके से नाअहल करार देती हैं, तो फिर मजबूर हो जाएगा पूरे का पूरा निज़ाम कि अगर इसको भी वापस लेके आना है तो फिर नवाज शरीफ भी वापस आएगा उसी तरीके से। तो ये एक मेथड इन द मैडनेस है। फिर आप कहेंगे, आपसे अगला सवाल ये होगा
कि सर आप ये नहीं देखते कि किन हालात में क्या ये हमारी मईशत खड़ी है? क्या मसला है? हमारे मुल्क के मसाइल क्या किसी पार्टी को बैन करने में है? किसी लीडर को उसका रास्ता बंद करने में है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान का रास्ता बंद किया जाए? मेरा ख्याल है कि वो जो श्रीलंका की तरफ हम जाना चाह रहे थे, वो तो अब आपने जल्दी हेसन कर दिया। जल्दी उसको ले आएँगे उस वक़्त को, अगर हम अपने राह रास्त पे ना रहे। मेरा अपना ख्याल ये है, सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि इस वक़्त जो वो है ना, जिसे कहते हैं कि टेल अप, ये टेल अप थोड़ी-सी नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये टेल नीचे नहीं होगी, क्योंकि इस टेल नीचे करने के अंदर ये कहेंगे आप भी टेल नीचे करें, ताकि फिर मामला तय किया जाए, नवाज शरीफ साहब भी वापस आएँ और फिर इलेक्शन की तरफ जाया जाए। तो ये उसकी ठीक कहानी लगती है, लेकिन अभी वक़्त आएगा और बहुत कुछ लेके आएगा। ठीक। सज्जाद मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा इस फैसले के बाद? शहजाद शाह साहब ने एक अलग एंगल इख्तियार किया है और वो उनका हक है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे जो बात समझ आई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बार-बार 8 साल से मुकदमात को पोस्टपोन कराती आई थी। कभी कुछ करती थी, कभी स्टे ऑर्डर देती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कोर्ट पे जाती थी। अब भी वो धमकी दे रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के पास जाएँगे, तौहीन अदालत का केस करेंगे या हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँगे, मुकदमा लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अदालतों पे उन्हें बड़ा एतबार है, बड़ा एतमाद है। उनका ख्याल है कि वहाँ जितने फैसले आए हैं पिछले दिनों में, वो उनके हक में आए, अब भी हक में आएगा। 8 फैसले हुए थे, वो उस तरह हक में आए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस केस ने वो सारे इल्ज़ामात जो कि लगाए जाते थे तहरीक इंसाफ पर और जो अकबर अहमद लगाता था, उसको साबित कर दिया है। ये भी साबित कर दिया है कि फंड रेजिंग की गई चैरिटी के नाम पर। लोगों ने कहा कि हमने तो शौकत खानों को दिया है और निकला वो तहरीक इंसाफ को। ये भी साबित कर दिया है कि 1 अरब शेख ने पैसे दिए और अच्छे खासे पैसे दिए। ये भी साबित कर दिया है कि आरिफ नकवी ने जो पैसे दिए हैं, किस बात पे दिए, उसको ये दोस्त भी करार देते थे। बशीर मेमन भी उसके बारे में कह चुके हैं कि मुझे कहा गया कि उसके खिलाफ हाथ हौला रखो, बिल्कुल नहीं करो, उसके खिलाफ वो मेरा दोस्त है, उसने हमें फंडिंग की है। ये उस वक़्त कहा था जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म था। बहुत सारे पस मंज़र है इसके जिसके जो जो एक्सपोज़ हुए हैं। मुझे नहीं पता ये फॉरेन फंडिंग केस है, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, ये ममनुआ केस है, ये क्या कहेंगे। लेकिन कोर्ट का, अदालत का भी अब इम्तिहान होगा और हुकूमत का भी। हुकूमत को अगर मुकदमा बनाना पड़ेगा, लगता है ये ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक फैसला करे और हुकूमत उस पर सरफ नज़र करे। सियासी तौर पर भी लाजमी हो जाएगा और मेरा ख्याल में कानूनी तौर पर भी लाजमी हो जाएगा। लेकिन वो मुकदमा कैसे बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि आम तौर पर हुकूमत के अंदर वो लोग कानूनी माहिरीन के बन के बैठ जाते हैं, जिनका कानून के साथ उतना एक ज़माना जी। था कि तमाम पार्टियों के पास, हुक्मरानों के पास, आमरों के पास शरीफुद्दीन पीरज़ादा किस्म के लोग हुआ करते थे। या मार्केट में बड़े लोग थे, कि बरोही जैसे लोग थे, मौजूद थे। अब पता नहीं चलता कि जिसको आप लेकर आते हैं उसका कैलिबर क्या है, वो मुकदमा बना सकता है, केस बना सकता है, कर सकता। फिर ये बात जो देखिए आज अली ज़फ़र साहब ने, एसएम ज़फ़र की तरह वो भी मसलियत पसंद है, मसालियत पसंद है और मैं तो एसएम ज़फ़र साहब का बहुत ही ज़्यादा एहतराम करता हूँ। लेकिन उनका एक मिज़ाज था। अदालतों में भी वो मरंजा-बरंज किस्म के वकील थे। एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। मुफ़ाहमत कराना चाहते हैं, मसालियत कराना चाहते हैं। मीर अली साहब, ज़फ़र कानूनी भी उस ऑप्शन तरह पर ही आगे है। चलकर बात अब उन्होंने करेंगे। आज कहा कि ये जो केस है ये तो अकाउंटिंग का केस है। अब कोई मानेगा इस बात को यार? ठीक। आप एक अच्छा मीर साहब, मैं कानूनी एक ऑप्शन पर आगे चलकर बात करूंगा। फिलहाल आप ये समझते हैं एक बड़ा धचका है पीटीआई को? नहीं, दचका तो है उनका सारा। अब लेकिन वो तो ऐसे ढीठ हैं कि अकड़े हुए हैं, कहते हैं कोई दचका नहीं है, हमें तो ठीक। इसका फायदा पहुंचा है और वो सारा नैरेटिव गलत हो गया है। तय था कि आज हमें फांसी लग जाएगी, लटका दिया जाएगा, वो हमें लटकाए गए। वो इस मार्ग के मास्टर हैं। एक नया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ गेम, दिस द बिगिनिंग ऑफ गेम। ये खात्मा नहीं है, अभी तो शुरू हुआ खेल। अच्छा। और यही मुसीबत है हमारे मुल्क की सियासत की कि चक्कर जब चलता है तो चलता ही जाता है और चलता ही जाता है। ना उसमें अवाम का फायदा होता है, ना सियासत का फायदा होता है, ना मुल्क का फायदा होता है, ठीक। ना किसी और चीज का फायदा होता है। कमर चीमा साहब, इलेक्शन कमीशन का फैसला तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका है? जी, बिल्कुल बहुत बड़ा धचका है ये, लेकिन इसको 2 एंगल से देखना है। एक तो ये कि सियासी जमात यानी कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इसको किस तरह लेके चलती है। अगर तो पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी तमाम रूल्स तोड़ दें, जिस तरह के इमरान खान साहब, उन्होंने कोई सियासत में किसी किस्म का कानून रूल नहीं रखा। अगर कहीं पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है तो इमरान खान समझते हैं वो भी खैर है, मेरी सियासत बचनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो एक अरब मुल्क से एक शहजादे ने जो $2 मिलियन भेजा है,
अगर उसके ऊपर किसी सियासी लीडर ने अभी तक नाम नहीं लिया। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अमेरिका का नाम लेते हैं और जिस तरह हालात खराब होते हैं वो हमें पता चलता है। सो अगर तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तमाम रूल्स तोड़ के इमरान साहब को हिट करे और एक पॉपुलर सेंटिमेंट जनरेट करे, और हमजा शहबाज और मरियम और शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, ये चारों फोर फ्रंट पे और बिलावल 5 में फोर फ्रंट पे आके खेले, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकली डैमेज इमरान खान को दे सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है वो शुरू से ऑफेंसिव डिफेंस, वो बड़ा ऑफेंसिवली डिफेंस करते हैं। वो जाके आगे जाके वो पहले रोक देते हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, हम उधर चले जाएंगे, ये कर देंगे। और आज भी उनका सोशल मीडिया ब्रिगेड 24 घंटे हर वक्त आज भी लगा हुआ था ये बताने पे कि देखें ये चीजें खराब नहीं है जिस तरह कही जा रही है। बाकी सोशल मीडिया के भी इश्यूज हैं। तीसरा ये बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, कोर्ट्स इसको कैसे लेते हैं। अगर तो जो लूज जजमेंट्स नवाज शरीफ साहब के बारे में दी गई, यूसुफ रजा गिलानी के बारे में दी गई, अगर तो वो बेंचमार्क रखा जाता है और कोर्ट्स उसी तरह लूज स्टेटमेंट देंगी, तो जारी बात है कोई ना कोई कैजुअलिटी तो पीटीआई में होगी। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई में कैजुअलिटी ना हो, और ये भी नहीं हो सकता कि इंसाफ वहां से शुरू होगा क्योंकि इमरान खान आ गए हैं तो अब इंसाफ अपना रुख मोड़ ले, वो कहीं और चले जाए क्योंकि इमरान खान साहब खड़े हुए यहाँ पे। सो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर भूचाल आ सकता है, लेकिन ये डिपेंड सिर्फ इस फैसले के ऊपर नहीं करता, ये डिपेंड सियासी ताकतों पे भी करता है, ये जो डिपेंड है बाकी अदारों पे भी करता है कि वो इसको किस तरह लेके। और हाँ, अगर इमरान खान साहब के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो जाते हैं तो हो सकता है कोई रुख और भी बदल जाए और इस चीज को और भी तरीके से देखा जाए, और इमरान खान साहब जो है वो दो काम ना करें मुस्तकबिल में भी, वो पोस्टिंग ट्रांसफर में मामला पैदा ना करें, वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक करें, तो मेरा नहीं ख्याल एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई मसला होगा। सो ये देखना है कि इसको अदारे और सियासी जमातें इसको लेके चलती हैं, ओवरऑल पार्टी को जरूर डेंट पड़ा है, यहाँ से चीजें बिल्कुल शुरू होती हैं जिस तरह मीर साहब ने कहा। ठीक, अंबर साहबा आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि एक बड़ा डेंट पड़ा है, बड़ा धचका लगा पीटीआई को इस फैसले के बाद? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म का धचका लगने वाला था ये इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और जो उनके चेयर हैं उनके खिलाफ जो मुहिम चला रही है और चलाती रही है, उनको अंदाज़ा था कि इससे कुछ ना कुछ निकलेगा। और जो भी फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस को फॉलो करता रहा है या अकबर एस बाबर से बात करता रहा है, उनको अंदाज़ा था कि इसमें अगर 14 अकाउंट्स जो थे वो छुपाए गए थे, जो 34 या 35 गैर मुल्कियों से पैसे लिए गए थे, और फिर उससे ज़्यादा जो मेरे ख्याल में 351 फॉरेन कंपनीज़ हैं या एंटिटीज़ हैं जिनसे पैसे लिए हुए थे, वो तो एक वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में नज़र आता है। मैं यहाँ कहूँगी कि अकबर एस बाबर को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए जिन्होंने इस केस को 8 साल परस्यू किया। वो सही मानों में नजरियाती भी हैं और उनका मौक़िफ़ भी सुनने की ज़रूरत है क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाने की कोशिश की कि उनको पैसे दिए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रियाती पार्टी थी। वो नज़रियात के ख़िलाफ़ गई जब डोनेशंस और चैरिटी के ज़रिए और इस किस्म की बेज़ाब्तगियों के ज़रिए उन्होंने पैसे जमा किए अपनी पार्टी के लिए। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मयार नहीं होना चाहिए, ये तमाम सियासी जमातों के लिए मयार होना चाहिए। तो ये बात रही कि धचका इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने आप को हमेशा से पेश करती थी और ये कहती थी कि, और अब कहना शुरू हो गई थी कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये भी जाहिर हो गया है कि वो इम्पोर्टेड फंड से अपनी सियासी जमात चलाते रहे। तो ये धचका एक तरफ तो ज़रूर है। जाहिर है हम सियासी जो कारकुनान हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो कुछ भी मान लेंगे, लेकिन इसमें जैसे हम दीगर मेहमानों ने भी कहा और हम उस पर आगे भी बात करेंगे कि इसमें कानून का क्या रास्ता होता है वो ज़रा देखना बाकी है, क्योंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद में बात चल रही है वो ये है कि नेगोशिएट हो रहा है कि इंतखाबात कब होंगे, और ये मामला शायद, और इमरान खान साहब ने भी खुद इंदिया दिया था कि 6 से 8 हफ्ते में हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी नज़र आता है कि परवेज़ इलाही जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में, वो भी अपने गढ़ जमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगस्त का महीना है जहां एक निगोशिएटिंग स्पेस जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा था, कानून अगेन हम बाद में बात कर लेंगे कि इससे कबल
कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपर हैंड मिला था बाई इलेक्शंस के ज़रिए और 17 सीटें जीतने के ज़रिए अपने चीफ मिनिस्टर लगाने के ज़रिए, अब उनके पास एक तलवार दोबारा से लटक रही है। ये फॉरेन या ममनुआ फंडिंग केस जो है, तलवार लटकती रही थी, लेकिन इसको तातुल का शिकार करके और बार-बार जो जवाब दिए जाते थे और दीगर जमातों के खिलाफ जो केसेस दायर करने की कोशिश की गई थी, उससे तो ये ज़ाहिर हुआ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो ज़ाहिर हो गया है। जी। लेकिन अब क्योंकि इसमें कई मामलात हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकते ठीक। हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, तो मेरे ख्याल में कि एक नेगोशिएटिंग स्पेस मिल गई है जो कोalition गवर्नमेंट है जो चाहती है कि इंतखाबात अगले साल ही हों। शायद उनको एक लेवरेज या एडवांटेज इसके ज़रिए मिल गया है, राइट। केस आगे बढ़े ना बढ़े। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला तो सामने आ गया है, क्या अब कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करना हुकूमत की मजबूरी बन गया है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो आ गया है। अब क्या इस फैसले के हवाले से कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करना हुकूमत की मजबूरी बन गया है? सज्जाद मीर साहब, मजबूरी ना कहें, जरूरत कहें। फैसला आ गया है तो सियासी तौर पर भी कानूनी तौर पर भी हुकूमत पाबंद है कि उस पर अमल दामद कराए। आप क्या समझते हैं कि कोई फैसला आ जाए और कहा जाए कि इसने चोरी की है या इसने पैसे गैर कानूनी तौर पर मुल्क पे लाया है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप कहें कि कार्रवाई नहीं होगी? आप क्या ख्याल है वो कहें कि इन्होंने झूठ बोला है, काम नहीं लिया है, तो आप हुकूमत जो है तय कर ले कि ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया है लेकिन हम इस पर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। भाई ये ज़रूरत भी है और सियासी ज़रूरत भी है, कानूनी ज़रूरत भी है। अब जब फैसला आ गया है कि पैसे आए हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं, इस पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं, वो अबराज के फंड से आए हैं और उन्होंने क्रिकेट मैच कराया था और वहाँ ये है कि कराया गया इस मकसद के लिए था कि चैरिटी के लिए है और फिर इधर शिफ्ट किए गए। और ये अबराज कौन है भला? आरिफ नकवी, जिसके बारे में इमरान भी कहते रहे मेरे दोस्त हैं, ये वो साहब हैं जो के इलेक्ट्रिक के इस वक्त गोया मालिक है। के इलेक्ट्रिक को कितना फायदा पहुंचा इससे, ये मैं इस वक्त बयान नहीं करना चाहता। आज एक साहब बयान कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, इसे चूंकि वो बयान कर रहे थे इसलिए मैं आज बयान नहीं करता। लेकिन के इलेक्ट्रिक को बहुत फायदा पहुंचा और उसने कराची के शहरी को जो नुकसान पहुंचाया है और हुकूमत खामोश थी, ये तो बिकने वाला था। उनका तो शंघाई के साथ एग्रीमेंट हो गया था, शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ। फिर क्या हुआ? इनको वो अपना दोस्त कहते हैं, जो कुछ कहते हैं। फिर 1 अरब शेख का पैसा है जो उन्हीं के जरिए से, उन्हीं एक ऑफशोर कंपनी के जरिए से पाकिस्तान में आया, नजरअंदाज कर दिया जाए। आप लिख के देते हैं, 1 साल लिख के देते हैं, 2 साल लिख के देते हैं, 3 साल कि ये मेरे फंड्स हैं, ये सारे लीगल हैं सारे। आप कहते हैं नहीं जी वो तो अकाउंटेंट ने लिख के दे दिया। भाई 1 साल लिख के दे दिया, 2 साल लिख के दे दिया। आप कुछ अकाउंट है आपने छुपाए हैं और जिन लोगों के नाम है, जिन लोगों के नाम पर हैं, वो इतने ही मुकद्दस हैं जितने पार्टी में कोई दूसरा शख्स मुकद्दस हो सकता है। उनके नाम पर अकाउंट है और पार्टी की अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट थी उसने उसको रन किया है। उसके बावजूद कहते हैं जी उनको तो पता ही नहीं था, मासूम आदमी है बेचारे, उनको क्या पता कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह हो रहा है। उनको तो ये नहीं पता घर का किचन कैसे चलता है, क्या चलता है, कौन चलाता है। ये सारी बातें जो है ना करने की हैं। अब ये सिर्फ यही सियासी मजबूरी नहीं है, सियासी जरूरत नहीं है कि उन्हें केस करना है ताकि कुछ सियासी स्कोरिंग करें, बल्कि इसलिए भी केस करना है कि अदालत का कमीशन का फैसला आ गया है, इसको आगे लेकर फौरन ऐसी फंड लाएं। बहुत सी कंपनियों ने पैसा दिया, नाम आ गया कंपनियों का, बहुत सी शख्सियतों ने पैसे दिए, नाम आ गए उन शख्सियतों के। अगर सारा आ गया है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या एटीट्यूड इख्तियार करता है मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अगर वो पाबंदी लगाता है जैसे नैब पे लगाएगी, हवाला दिया गया था, उसका फायदा नहीं हुआ, वो एएनपी के नाम पे आ गई और आज तक कायम है। उसके नाम पर क्राइसिस पैदा हुआ, फायदा नहीं हुआ। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि इसका फायदा होगा नुकसान होगा, किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। पीटीआई तो इसकी मास्टर है कि वो अपने खिलाफ बातों को भी अपने हक में इस्तेमाल करने की मास्टर है। ये मुझे इस बात से गर्ज नहीं है, लेकिन ये हुकूमत जब फैसला आ चुका है तो उसको प्रोसीड करना और आगे लेके जाना उसकी मजबूरी है, वरना तहरीक इंसाफ खुद रह जाएगी, खुद मसाइल पैदा करेगी। राइट। कमर चीमा साहब, आप समझते हैं हुकूमत की मजबूरी बन गया है कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना?
देखिए जी, हुकूमत की मजबूरी भी है कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना, लेकिन हुकूमत के पास पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है। वो जो उनकी जो ताकत होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत एक तो बड़ी थिन मेजॉरिटी में है, एक दो सीटें उनके पास हैं, दूसरा पंजाब में रिसेंटली वो जो उनकी पावर चली गई उनसे, तो हुकूमत तो बड़ी कमज़ोर है। तो हुकूमत और इतनी कमज़ोर हुकूमत और इमरान खान साहब तो अब लॉन्ग मार्च वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब में वो उनको कोई रोकेगा नहीं। सो लगता ये है कि अगर हुकूमत ये करने की कोशिश करेगी, तो इससे इमरान खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे और वो जो बयानियाँ डेवलप करेंगे, वो ये कहेंगे कि देखिए हमें बैन करने की कोशिश की जा रही है, हमें बैन करने की कोशिश की जा रही है। और पहले ही बहुत सारे पीटीआई के लोग समझ कह रहे हैं कि देखिए जी, नया बांग्लादेश बनाने की कोशिश ना करें, और जो उस वक़्त हुआ था। सो वो जो बयानियाँ डेवलप करेंगे, वो पीएमएलएन के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है सियासी तौर पे। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि जो पीडीएम है या जो बाकी सियासी जमातें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ये सारी ड्यूटी दे दे और कहें जी कि अब आप बताएं आपने क्या करना है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के हाथों ये सारा कुछ जो भी फैसले होते हैं, तो शायद पीएमएलएन के लिए फेस सेविंग होगी, क्योंकि इमरान खान साहब वो जो सियासी ऑनस्लट करेंगे, वो जो सियासी जो ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इस गवर्नमेंट की बूढ़ी लीडरशिप के पास वो ताकत नहीं है उसका मुकाबला करने के लिए। ये सारी सियासी लीडरशिप जो है, ये कमजोर नहतवा है। वो यंग लोग, वो यंग माइंड नहीं बैठे हुए जो सोच रहे हैं। और तो जूस इनको इनको तो बनाने पड़ते हैं, ट्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग तो सोशल मीडिया वो तो जी। मोबिलाइज करते हैं सारा। तो इनको नुकसान होगा। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को दे दें, और सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है ये जो माजी में चीजें देखें, तो उस हवाले से मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए ये सियासी खुदकुशी हो सकती राइट। है अगर वो इनको बैन करने की कोशिश करते हैं। जी। अंबर शमसी साहिबा, आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि अब हुकूमत की मजबूरी बन गया कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना इस फैसले को लेकर? देखिए, हम जब कानूनी ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या-क्या कानूनी ऑप्शंस हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि ये केस जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग का नहीं है, ये ममनुआ है। इसका मतलब क्या है कि उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा ज़्यादा मेरा ख़्याल में जो संजीदा मामला है, वो इमरान खान साहब के हवाले से कि उन्होंने जो अकाउंट्स हैं उनके दानिश में थे, उन्होंने सिग्नेचर किए थे और वो बार-बार कई साल तक वही सबमिट करते रहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसको इलेक्शन कमीशन ने झूठ करार दिया, एक तरह से उसको गलत बयानी करार दिया है। तो ये मामला है जहां मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसला बन सकता है। जहाँ तक मैं कहूँगी कि अब आप मिसाल देखें, मैं खुद एक इदारे को चलाती हूँ और तमाम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है मेरी नज़र से गुजरते हैं, और जो सिग्नेचर्स होते हैं वो मेरे ही होते हैं, यानी कि मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनका कहना कि ये सिर्फ अकाउंटिंग एरर है, वो माना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक पाबंदी लगाने की बात है, वो सिर्फ अगर फॉरेन एडेड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिक्लेयर करती या उसको मिलता कुछ वैसा मवाद कि फॉरेन एडेड है, या वो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि फिर पाबंदी आयद हो सकती है। वो भी तरीक़ाकार जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना होता है, वफाक जो है वो फैसला करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाना होता है। लेकिन मैं ना तो हक में हूँ कि किसी भी सियासी जमात को इस बुनियाद पर उस पे पाबंदी आयद की जाए, ना मेरे ख़्याल में डिस्क्वालिफ़िकेशन की जो मैं हक़ में हूँ, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि चाहे मियाँ नवाज़ शरीफ का मामला हो या जहांगीर ख़ान तरीन का मामला हो, जिन्होंने खुद कहा था कि तवाज़ुन रखने के लिए किया गया था, उनको डिस्क्वालीफ़ाई फॉर लाइफ़ किया गया था, और किस बुनियाद पे किया गया था वो भी हमें मालूम है। तो क्योंकि आप सियासी जमातों को और सियासी लीडर्स को आप ज़ाहिर है दबा नहीं सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। सारी मिसालें हम दीगर मेहमानों ने दी हैं इससे कबल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, अल्ताफ़ हुसैन हो गए, या दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ हो गए। सो ये ट्रिकी मामला ज़रूर है। अ, लेकिन इतना तय है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि कानून जो है वो वाज़ेह है। कानून कहता है कि किसी भी सियासी जमात को ठीक। फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल से पैसे नहीं लेने चाहिए, और तो ज़ाहिर हुकूमत की आपकी जो मजबूरी बन गया डिक्लेरेशंस होती कानूनी हैं। ऑप्शंस यूज़ करना? बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी ठीक है। मजबूरी तो बन गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको शायद वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आए, इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, उसको नेगोशिएटिंग ठीक। स्पेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ठीक है। बातचीत तो चल रही है।
शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं इस फैसले के बाद हुकूमत की अब मजबूरी बन गई है कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करना? माइक शायद म्यूट है, जी शायद जी आपको जी, आवाज अब ना आ रही गई हो। आवाज़। जी शहजाद चौधरी अच्छा, साहब। मैं कह रहा हूँ कमर चीमा साहब ने कहा कि जहाँ पर सियासी कैपिटल ना हो वहाँ पर कानूनी सहारा लेना पड़ता है। हम्म, तो जो इस वक्त की हुकूमत है उसके पास सियासी कैपिटल नहीं है, एक बहुत कमज़ोर और लागर और नहीफ हुकूमत है, तो उनको कानूनी चारागोई के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। इसमें पहले सवाल के जवाब में भी मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि ये चीज़ें जो है उनके यहाँ मिसिंग हैं, इसकी वजह से उनको मजबूरन इस न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाना पड़ा। दूसरी मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ उनकी ज़रूरत सियासी ज़रूरत है, उनकी कानूनी ज़रूरत भी है। हम्म, सियासी की तो बुनियाद कमर चीमा साहब के जवाब में मिल गई कि उसकी वजह क्या थी कि कैपिटल है नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका करें, सर पे खड़ा है, संभाला नहीं जा रहा, तो कानूनी तौर पर संभालना चाहिए इसको, तो न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम ये है कि जब आप कानूनी रास्ता अपनाते हैं तो फिर एक हुकूमत वक्त जो होती है उसको कानूनी तौर पर बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अदालतों से लोग भागे होते हैं, और अगर वो आपकी अपनी हुकूमत के ही लीडरान में से हों तो फिर उनको वापस भी लाना पड़ता है, वो भी एक कानूनी प्रॉब्लम है। तो कानूनी जब बातों में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार यहाँ पे तो बहुत कुछ, और मैं और आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तीसरा सवाल आपका इसी से रिलेटेड है। जी जी। वरना कानूनी मजबूरियां तो ऐसी पड़ती हैं कि उन कानूनी मजबूरियों को सिर्फ एक तरीके से सिलेक्टिवली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। फिर महराज में अंबर ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि दो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं जब वो जिन्होंने स्क्रूटनी की, जो फैसला हुआ उसमें दो चीज़ें, एक ममनुआ फंडिंग जिसके पैसे वापस हो जाएंगे, और दूसरा वो खत जिसको या जो 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 अकाउंट्स को जो साइन करना होता है इमरान खान साहब ने किया, जिसकी बुनियाद पे एक केस खड़ा किया जा रहा है आर्टिकल से 17 या सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट के नीचे। तो उसके ऊपर भी अब आगे चल के हम बात करेंगे कि गलत सर्टिफिकेट पे क्या होगा। उस हम्म, पे भी हमें 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 उसके ऊपर और भी मिसालें मिलेंगी कि क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही इसके गलती करने वालों में से हैं या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं, हम्म, और जब उनको शामिल किया जाएगा तो क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक अंबर मेड द पॉइंट कि गालिबन ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, वो स्पेस क्रिएट हुई जहां पर के शायद कोई नेगोशिएशन का एलिमेंट हल्का सा बन जाए। नोइंग इमरान खान, आई थिंक ही विल नॉट नेगोशिएट, और इसी में से निकलेगा और ये सारी चीज़ें अपना नैरेटिव बना के निकलेगा। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब गलत सर्टिफिकेट जमा करवाने पर क्या इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि इमरान खान का पार्टी अकाउंट से मुतालिक दिया गया बयान हलफी झूठा है और इमरान खान का जमा कराया गया फॉर्म 1 गलत बयानी पर मबनी है। अंबर साहिबा, आप क्या समझती हैं, इन पॉइंट्स को लेकर इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? जी, एक मुमकिन तो है। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही कहना है कि एफिडेविट नहीं था, वो सर्टिफिकेट था, और ये जो टेक्निकलिटीज़ है इसी में 8 साल गुजार दिए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लारा रप्पा देते हुए और अकबर एस बाबर को भी लारा रप्पा देते हुए। लेकिन इट डज़ ओपन द डोर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। और मेरे ख्याल में कि सियासी जमातों को, और ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन एक संजीदगी से कवानीन के हवाले से भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस कानून के तहत ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि कोई भी डोनेशन जो है, जो कोई फॉरेनर्स जो गैर मुल्की देते हैं वो फॉरेन एडेड भी हो सकता है, लेकिन उस पर एक वैल्यू यानी कि ये नहीं तयन किया गया कि कितने पैसों से आप फॉरेन एडेड डिक्लेयर हो सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बचत हो गई है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी का 2017 की जो जजमेंट थी उसका सहारा लिया। उसको उसकी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। साथ साथ ये जो नाअहली का मामला है, हमने पहले भी बात की, जो भी सियासी लीडर होता है उसको आप ताहयात नाअहल करें, वो मेरे ख्याल में कि उसका जवाब नहीं बनता, उसको भी ज़ाहिर है रिविज़िट करना चाहिए। हम्म, क्या इमरान खान साहब वो भी आया हो गया है, वो भी मैं कहूँगी कि ज़रूर हो गया है। और वो क्योंकि अखलाकियात की बहुत बात करते हैं, मुझे अभी तक याद है जब ख्वाजा आसिफ का इकामा
सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप स्ट्रेटेजिक मिनिस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं और साथ-साथ इकामा लेते हैं एक फ़ॉरेन कंट्री से, जो फ़ॉरेन कंपनी से जो बेस्ड है यूएई में, तो उससे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। तो जो अबराज ग्रुप और जो शेख अल नयान से पैसे लिए थे, जिसकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी चैलेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स को, जी यूके में उनकी डेफेमेशन केस उसके खिलाफ भेज सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इससे सवालात ज़रूर उठते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें दीगर जमातें भी मुलविस हो सकती हैं, उनका भी मसला बन सकता है, क्योंकि उनके भी केसेस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं, यही इस तरह ठीक के ममनुआ फंडिंग के हवाले से। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं गलत सर्टिफिकेट या झूठा बयान हल्फी कराने पर? अच्छा, 2 चीज़ें मैं पहले डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे पीटीआई की सियासत से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। इमरान खान साहब के तरीके से भी इख्तलाफ है। लेकिन एक बुनियादी जो प्रिंसिपल है ना, मैं उसके भी बहुत खिलाफ हूँ, और वो है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से हटाया जाए, बैन किया जाए, बंद किया जाए, चाहे उसकी लीडरशिप को या उस पॉलिटिकल पार्टी को। इसीलिए जब एमक्यूएम का मामला भी हुआ था, तो मैं उसके भी डेडली अगेंस्ट था कि एमक्यूएम को इस तरीके से दीवार के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए। बहरहाल ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, ये मामला है आरिफ नकवी का। आरिफ नकवी को साइमन क्लार्क की किताब की कॉन्टेक्स्ट में या एक फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में काइंडली जज मत कीजिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने साथियों से भी और सुनने वालों से भी। साइमन क्लार्क का बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट होगा, लेकिन उसकी नज़र थोड़ी मुख्तलिफ है। मैं इसको ज़्यादा आगा हसन आबदी के साथ मिलाता हूँ और देखता हूँ, और ये बदकिस्मती हमारी ये है पूरी दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कि जो पैसा बनाता है, जो कामयाब होता है, अगर तो वो गोरा है तो वो ठीक है, और अगर वो गोरा नहीं है तो उसके बाद। तीसरी बात, सर्टिफिकेट्स, जो आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो भी गलत सर्टिफिकेट साइन किया जाए और आप सामने अदालत को पेश करें अपने सिग्नेचर्स के नीचे, उसको पर्जरी कहते हैं। तो ये जो पर्जरी की जो बुनियाद है, या जो इसकी जो 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 गलती है, या ये जो जुर्म है, ये ऐसा है कि हमारे यहाँ तो बहुत आम थाम हो जाता है। यानी कभी आपके यहाँ, मैं नाम नहीं लेता, बड़े रिस्पेक्टेबल ख़वातीन और हज़रात हैं, इसलिए आई विल नॉट टेक द नेम, लेकिन पर्जरी एक इस्टेब्लिश जुर्म है जो हमारी अदालतों में सुपीरियर कोर्ट्स में हो चुका हुआ है, और हमने उसको जाने दिया है। वरना फालूदे वाले की बात क्या करेंगे, पापड़ वाले की क्या करेंगे, दुबई में बेचारा मकसूद मारा गया, उसकी क्या बात करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब के बारे में जो एलिगेशंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा जुर्म है, एलिगेशंस हैं उनकी और उनके बच्चों के, उसके बारे में क्या करेंगे। यानी देखिए, पूरी की पूरी कहाँ पे किस किस को डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो वही वाली बात, अपने कवानीन को ज़्यादा क्लियर कीजिए, उनके ऊपर सख्ती से अमल कीजिए। ये इलेक्शन कमीशन 75 साल सोया रहा ना इन्हीं कवानीन के ऊपर, क्यों नहीं जागा पहले? और या पिछले कम से कम जब से ये जो कवानीन बने हैं 73 के बाद से, वाई डिड दे नॉट चेक विद एनी पॉलिटिकल पार्टी कि यार आपके जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर ये मसले हैं। कितने इलेक्शन कमिश्नर आए और चले गए। तो थोड़ा सा हौसला रखें और इस मुल्क को चलने दें आगे, वरना ये खुद ही अपना रास्ता बनाएगा, और डरें उस वक्त से जब ये मुल्क खुद अपना रास्ता बनाएगा। तो चौधरी साहब, समझे इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नाअहल नहीं होंगे। ठीक। सज्जाद मीर साहब, गलत सर्टिफिकेट जमा कराने पर इमरान खान नाअहल हो सकते हैं इस केस में? देखिए, कानूनी तौर पर तो नाअहल हो सकते हैं, और अली जफर की जो दलील है वो बेतुकी दलील है कि जब अकाउंटिंग का मसला है और उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था, एफिडेविट नहीं था, ये बेतुकी है। अगर आप अकामा पे कर सकते हैं, नाअहल कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट आपने रखे हुए हैं, उस पर तो इमरान खान बिलाशुबा नाअहल हो सकते हैं। लेकिन क्या नाअहल करना कोई मसले का हल है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें बहुत अच्छे सवाल उठाए गए। बस ये कि क्या पॉलिटिकल कैपिटल है इस वक्त हुकूमती जमात के पास कि वो इमरान के खिलाफ खड़ी हो सके, या क्या ये फीजिबल होगा, ये मुनासिब होगा कि इस तरह की कंपेन चलाई जाए, या किसी पार्टी को बैन किया जाए, या किसी लीडर को नाअहल किया जाए। ये एक दूसरी बहस है। लेकिन क्या वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अगर हम ये चाहें कि इस मुल्क का सारा निज़ाम कानून के मुताबिक चले, इंसाफ के मुताबिक चले, तराजू बराबर रहे, तो फिर तो कर सकते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि ना हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, ना इंसाफ के मुताबिक चल रहे हैं, हम मसलियत के तहत चल रहे हैं। हम देखते हैं इस सियासी मसाले कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन हम देखते ये हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। और आमतौर पर ये फैसले जो है ना, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट करती है। चलिए, एस्टेब्लिशमेंट को कोई और अच्छा सा नाम दे दीजिए, कुछ कह लीजिएगा। एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग समझते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि फौज करती, नहीं, फौज नहीं,
एस्टेब्लिशमेंट एक एस्टेब्लिशमेंट जिसमें सारी कुछ शामिल होती हैं, वो करती हैं कि इसके करने से मुल्क का फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, सियासत का क्या बनेगा, क्या रुख इख्तियार करेगा। इमरान को किस रुख पे लेके जाना है, किस रुख को उसने इख्तियार करना है, ये भी मैं जब बार-बार कहता हूँ कि एक तीसरी कुव्वत भी मौजूद है, तो मेरी बात का गलत मतलब दिया जाता ठीक है। है। लेकिन मैं अब भी इसरार करूँगा कि हुकूमती जमात और इमरान खान के अलावा एक तीसरी कुव्वत मौजूद है, जो हुब्बुल वतनी के जज़्बे के तहत भी बहुत से फैसले कर सकती है। कमर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं गलत सर्टिफिकेट जमा कराने पर? जी देखिए, नाअहल तो हो सकते हैं, कानूनी तौर पे तो बिल्कुल नाअहल हो सकते हैं। और जो 4-5 पॉइंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिए, हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब की एंगेजमेंट कैसी होगी अदारों के साथ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग नाअहल अमूमन इस बात पे नहीं कर देते कि कानून क्या है, हम थोड़े सियासी मामलात भी देखते हैं। सो टेक्निकली ये सियासी जो टेम्परेचर है इमरान खान, वो कितना रखते हैं, क्या वो सोलो फ्लाइट करने की कोशिश करते हैं, मिल कोशिश करते हैं, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स डिटरमिन करेंगे कि इमरान खान साहब नाअहल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर सिर्फ कानून को देखा जाए तो इमरान खान साहब हो सकते हैं। जितना बड़ा एक अलम जो है वो एक अखलाकियात का, कानून का, पीटीआई और इमरान खान साहब की लीडरशिप ने, ये सारी लीडरशिप ने उठाया हुआ है, उसी पैमाने में इमरान खान को रखा जाए तो वो बिल्कुल नाअहल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान एक बहुत पॉपुलर लीडर है, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं, ये उनको नाअहल करना भी एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन इसका कोई मिडल वे जरूर होना चाहिए और पता भी लगना चाहिए पीटीआई को कि अगर उनकी सियासत सिर्फ उनके लिए नहीं होनी चाहिए या इमरान खान की जात के लिए नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए वो सियासत होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है चीजें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, उमर शमसी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।